जय बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। सुबह के 4 बजे हैं और हम बाबा के दर्शनों की अभिलाषा लिए हम अपने आज के मुख्य गंतव्य जम्मू की ओर निकल चुके हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमरनाथ यात्रा बहुत कठिन यात्रा मानी जाती है। आज मैं आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सारी जानकारियां दूंगा और अमरनाथ की कहानी भी सुनाऊंगा। बस आपको करना ये है कि आपको अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखना है और आज का ये सफर हम लोग साथ मिलकर करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा जुलाई महीने में शुरू होती है, परंतु इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू हो जाता है। हमने यात्रा का रजिस्ट्रेशन 2 महीने पहले ही करा लिया था और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी जानकारी हमें शीरीन बोर्ड की वेबसाइट से मिल गई थी। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें रजिस्टर्ड मेडिकल हॉस्पिटल से हमें अपना पूरा हेल्थ चेकअप करवाना पड़ा और सर्टिफिकेट लेना पड़ा। इसके बाद हम पंजाब नेशनल बैंक गए और वहां पर हमने KYC करवाया, जिसके उपरांत हमें अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन डेट मिली। और देखिए, आज हम अपने सपनों की यात्रा पर निकल चुके हैं। हर हर महादेव। आज हमें लगभग 650 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम उधमपुर तक पहुंच जाएं और एक रात उधमपुर में रुकने के बाद कल पहलगांव के लिए निकलें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम 5 लोग हैं और हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं और आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आपका यात्रा खर्च काफी कम हो जाएगा। अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो लगभग आपको 6000 पर डे के हिसाब से टैक्सी मिल जाएगी। अब आपकी यात्रा जितने भी दिन की हो, आप उसे गुना कर लीजिए। यात्रा कंफर्टेबल होगी पर थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप जम्मू तवी तक की ट्रेन बुक करा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको श्रीनगर जाना होगा। फ्लाइट से जाने से एक फायदा जरूर है, आपके समय की बचत होगी। अमरनाथ यात्रा 2 जगह से की जा सकती है। पहला है बालटाल, जो कि 14 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन इसकी चढ़ाई बहुत कठिन है और यहाँ लंगर भी थोड़े कम ही हैं। परंतु इस रूट से आपकी यात्रा 1 दिन में पूरी हो जाएगी। लेकिन मौसम खराब हुआ तो ये रास्ता बहुत कठिन है, आप फंस भी सकते हैं। दूसरा रूट पहलगांव होकर जाता है। कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि महादेव इसी रास्ते से पवित्र गुफा तक गए थे। ज्यादातर श्रद्धालु इसी रास्ते से जाना पसंद करते हैं। इस मार्ग से जो यात्रा शुरू होती है उस जगह का नाम है चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी से गुफा तक की दूरी है लगभग 47 किलोमीटर और पैदल यात्रा में इस दूरी को पार करने में लगभग 3 दिन का समय लगता है। हमने ये तय किया है कि हम पवित्र गुफा तक पहलगांव के रास्ते से ही जाएंगे, लेकिन वापस हम बालटाल के रास्ते से आएंगे। वैसे हम बातें करते करते अब जम्मू तक पहुंच चुके हैं। सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ एक बेस कैंप बनाया गया है। यहाँ आपको अपना KYC दिखाना होता है और बदले में आपको एक RFID कार्ड इशू किया जाता है। इस RFID कार्ड के अंदर आपकी सारी जानकारियाँ मौजूद होती हैं। आप इसे अमरनाथ यात्रा का आधार कार्ड भी समझ सकते हैं। पूरी यात्रा के दौरान ये कार्ड आपके गले में ही रहेगा। अचानक से यहाँ का मौसम खराब होने लगा है। जम्मू में कोई भी प्रीपेड सिम काम नहीं करती है। इस बेस कैंप तक तो हमारी सारी सिमें काम कर रही हैं, परंतु आगे जाने के लिए हमें यहाँ की सिम लेना होगा। हमें पता लगा है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जियो का नेटवर्क सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम सब लोग एक एक जियो की सिम खरीद रहे हैं। यहाँ अचानक से बारिश होने लगी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से आगे निकल जाएं। इस कैंप के स्टाफ ने हमें भगवती नगर जाने के लिए कहा है। भगवती नगर से कॉन्वॉय जाता है, तो अगर आप कॉन्वॉय से जाना चाहते हैं तो आपको वहां जाके चेक इन करना होगा।
अगर आप सीधा पहलगांव जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। भगवती नगर से आपको प्रीपेड बस सर्विस मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप सीधे पहलगांव भी जा सकते हैं। देखिए, हम बातें करते करते उधमपुर तक पहुंच चुके हैं। काफी रात हो चुकी है, हम सफर में काफी थक भी चुके हैं। आज रात हम यहीं आराम करेंगे और कल सुबह जल्दी पहलगांव के लिए निकलेंगे। हर हर महादेव दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हम पहलगांव के रास्ते पर निकल चुके हैं और तेजी से अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बम बम जोर से बोलो, बम बम भोले, 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 भोले। पहलगांव बेहद खूबसूरत है। ये शहर, पहलगांव के रास्ते की सुंदरता आपके मन को मोहित कर देगी। बेहद सुंदर रास्ते पर नदी के किनारे चलते हुए हम अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी पहलगांव बेस तक पहुंचना है। आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दरअसल यहाँ सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है। आप चाहे यात्री हो या यहाँ लोकल टूरिस्ट, आपकी गाड़ी की और आपके सामान की चेकिंग आपको करानी ही होगी, तभी आपको पहलगांव के अंदर एंट्री मिलेगी। यहाँ आपको अपनी गाड़ी से सारा सामान निकालना होता है और इस सामान को एक्सरे मशीन द्वारा गुजारा जाता है। ड्राइवर आपकी गाड़ी साइड से ले जाके पार्किंग में खड़ी कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। आप चाहें तो यहाँ आके भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ कैंप में डॉक्टरों द्वारा आपका पूरा चेकअप किया जाएगा और फिर KYC करके आपका भी यात्रा कार्ड बना दिया जाएगा। परंतु बेहतर होगा कि आप पहले से ही यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा के आएं। भले ही मुझे यहाँ लंबी लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा हो, परंतु मैं जाहिर नहीं कर पा रहा कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। यहाँ की सुंदर वादियाँ, यहाँ की नदियाँ, सुंदर नज़ारे और यहाँ का ऑरा अलग ही है। आप देख सकते हैं यहाँ सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है। जो आपके RFID कार्ड है उसके अंदर आपकी पूरी जानकारी मौजूद है। यहाँ तक कि आपकी फोटो भी है। RFID कार्ड को मशीन पर छुआ जाता है, जिसके बाद पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाती है। आपकी फोटो को आपसे मैच किया जाता है, उसी के बाद आपको एंट्री मिल सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम कभी भी बदलने लगता है। अगर मौसम खराब होता है तो यात्रा रोक दी जाती है। हमें पता लगा है कि यात्रा अभी 2 दिन से बंद है। मैं तो मानता हूँ कि जिसके पास भोले बाबा का बुलावा आता है वही उनके दर्शन कर पाता है। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो आप कैंप में भी रुक सकते हैं, परंतु हमने होटल में रुकने का फैसला किया है। अगर आप कैंप में रुकते हैं तो आपको कॉन्वॉय के द्वारा ही निकलना होगा, जिसमें देरी हो सकती है। लेकिन कल हम कोशिश करेंगे कि सुबह जल्दी यहाँ से निकल पाएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी चंदनवाड़ी पहुँच जाएं, जहाँ से हमें यात्रा को शुरू करना है। आप देख सकते हैं हमारा होटल बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ का किराया लगभग 1500 रुपए है। हमने रिसेप्शन पे बात करके सुबह के लिए टैक्सी को भी बुक कर लिया है, क्योंकि यहाँ से आपको प्राइवेट व्हीकल से आगे जाने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, सुबह के 3 बजे हैं और हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं अपनी यात्रा के लिए। मैं और मेरे साथी ये तय कर रहे हैं कि बैग को कितना हल्के से हल्का बनाया जाए। तो कुछ सामान हम अपनी गाड़ी में छोड़ के जाएंगे और कुछ सामान हम अपने साथ लेके जाएंगे जिसकी हमें जरूरत है। अब देखिए, लाइट की समस्या हो सकती है तो हमारे पास टॉर्च है। बारिश के लिए हमारे पास बरसाती है। अगर कपड़े भीग जाएं तो हमारे पास एक जोड़ी कपड़े हैं। जूते भीग जाएं तो एक जोड़ी चप्पल है। मोबाइल का चार्जर और मोबाइल का पावर बैंक तो रखना हम भूल ही नहीं सकते हैं। परंतु पता नहीं कैसे ऐसा लग रहा है जैसे ये बैग काफी ज्यादा भारी हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, अब इसे ढो के तो लेके जाना ही पड़ेगा। आइए निकलते हैं अपने आगे के सफर के लिए।
सुबह के 4 बजे हैं और यहाँ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और हम कतार में लगभग आगे ही हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे कि हम बेस कैंप में क्यों नहीं रुके। बेस कैंप यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे है। हमारे पीछे लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, तो कैंप से आगे आके होटल में रुकना फायदेमंद रहा। अब हमें आगे जाके कतारों में नहीं लगना होगा। पहलगांव से चंदनवाड़ी के लिए इस कॉन्वॉय को लगभग 4:30 बजे छोड़ा जाता है। अब यहाँ से हमें लगभग 16 किलोमीटर की दूरी को तय करना है और चंदनवाड़ी बेस कैंप में अपनी चेकिंग करानी है। सिक्योरिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ आपको चेकिंग बार बार करानी होती है। तो हम चंदनवाड़ी पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी काफी कतारें लगी हुई हैं। जैसे पहलगांव में आपकी चेकिंग RFID द्वारा की गई थी, यहाँ भी आपको RFID द्वारा चेक किया जाएगा और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। यहाँ अंदर घुसते ही एक अलग ही ऑरा है। आओ भोले, हमारे यहाँ लंगर खाओ भोले। यहाँ सबको भोले बोला जाता है। यहाँ माना जाता है कि भगवान शिव जाने किस रूप में आए और हमारे यहाँ खाना खा के जाएं। बस इसी आस में भोले बाबा के भक्तों को खाना परोसा जाता है। हमने अभी यहाँ नाश्ते में खीर और उपमा खाया है। जितने भी भारत के व्यंजन हैं यहाँ आपको सब मिल जाएंगे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। हमारा अगला पड़ाव पिस्सू टॉप होगा, जिसकी चढ़ाई माना जाता है कि बहुत तेज है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने क्लाइंबिंग की एक्टिविटी अपनी घड़ी में सेट कर दी है। इसका कारण है क्योंकि हम आगे पिस्सू टॉप की लगभग 3 किलोमीटर लंबी चढ़ाई करने जा रहे हैं। अभी भले ही आपको ये रास्ता सीधा सीधा दिख रहा हो, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर एक खड़ी चढ़ाई आने वाली है। ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि हमारी सांसें ऊपर नीचे होती हैं या हम बहुत आराम से चढ़ पाते हैं। आगे से ये पुल पार करके और खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हमें दाहिने मुड़ना होगा। अब चूंकि हम पिस्सू टॉप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है हम अलग अलग हो जाएं, क्योंकि कोई तेज चलेगा कोई धीरे। तो हमारे चाचा जी ने सोचा कि काजू बादाम किशमिश का बंटवारा हो जाना चाहिए। अब वो सबको काजू बादाम किशमिश बांट रहे हैं ताकि हम अपनी जेबें भर सके। परंतु मुझे लगता है कि ये अपना बोझा हल्का कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ के नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं और हम इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ चले हैं। देखिए, यहाँ से पिस्सू टॉप की खड़ी चढ़ाई शुरू हो रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमारी सांसें फूलने लगी, लेकिन बाबा का नाम लेके हम आगे बढ़ चले हैं। यहाँ घोड़े वाले और पिट्ठू वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप इनका साथ भी लेके आगे जा सकते हैं। नदी किनारे का ये रास्ता कितना खूबसूरत है। हमसे यहाँ की फोटोज खींचे बिना रहा नहीं जा रहा। जहाँ जगह मिलती है हम फोटो खींचना शुरू कर देते हैं। अभी हमें इस रास्ते से होते हुए ऊपर की ओर जाना है और वो जो आप ऊपर टॉप देख रहे हैं वहीं पिस्सू टॉप है। उसके बाद का रास्ता इतना कठिन नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी घड़ी मुझे सावधान कर रही है। ये घड़ी बता रही है कि मैं बहुत तेजी से चढ़ाई कर रहा हूँ, जो कि सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि हमें अभी कहाँ जाना है। एल्टीट्यूड ज्यादा होने की वजह से हमारा सांस बहुत बुरी तरह से फूल रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा एक बारी में 50 मीटर ही चल पा रहे हैं और हमारी सांस फूल जाती है और हमें रुकना पड़ जाता है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हार रहे। बाबा का नाम लेके बस आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, हमारा ग्रुप थोड़ा ऊपर आते ही तितर बितर हो चुका है। मेरे साथ केवल मेरे दोस्त पंकज बचे हैं। किसी भी ट्रैकिंग में ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ कहना चाहते हो? भाई ये कहना चाहता हूँ, ट्रैक हमने आधा तो क्लियर कर लिया है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर रह गया, पर ये टफ है भाई। नीचे से आने में वो तो हो रहा था थकान, लेकिन अभी ठीक है। थोड़ा सा और चढ़ना रह गया, बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे पीछे। भाई वो सामने ऊपर टॉप पे और जाना है। थोड़ा सा ऊपर है, भंडारों की आवाज़ आ रही है नीचे।
और हम अभी वो नीचे छोटी सी नदी दिख रही है, वहाँ से आए हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं हमारी थकान भी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम एक दूसरे को दिलासा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉल भी पी के चलना पड़ता है। अरे बढ़े चलो संग चले चलो, कोई थके नहीं कहीं रुको नहीं। पिस्सू टॉप पहुंचना सामने। हमें बोला था कि 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, बट जहाँ से हम चले थे ना, ये देखो लगभग 5 किलोमीटर हो चुके हैं हमें चलते हुए। 2 घंटे से हम चल रहे हैं। तो ये जगह है पिस्सू टॉप। आखिरकार हम चढ़ाई करते हुए पिस्सू टॉप तक पहुंच ही गए हैं। आप सामने देख रहे हैं ना, ये रास्ता लंगरों से होते हुए जा रहा है। यहाँ आते ही आपको लोग बोलेंगे, ये लो बोले, ये खाओ बोले, हमारे लंगर में आओ बोले। जितना स्वागत सत्कार यहाँ अमरनाथ यात्रियों का किया जाता है, ऐसा पूरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलते चलते हमें प्यास लग चुकी है, पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर देखते हैं अंदर हमारे लिए खाने में क्या बना है। बताने की जरूरत नहीं है, पर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कितनी तरह तरह की चीजें मिल रही हैं। आइए आसपास थोड़ा घूम लेते हैं। शंभुनाथ की नगरिया, गौरीनाथ की नगरिया। कण कण में बसा है वही शिवा, हर मन में बसा है वही शिवा। हाँ, कृपा सिंधु है जो वही शिवा। चलिए अब पेट पूजा तो हो गई, अब हम अपने सफर पे आगे निकल चलते हैं। जैसे ही हम लंगर से बाहर आते हैं, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये सीधा शेषनाग की ओर जाता है। अब हम इसी रास्ते पे आगे चलेंगे। आपको एक मजे की चीज बताऊं, इतना बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाने के चक्कर में मैं अपने ग्रुप से बिछड़ गया हूं। अब तो पंकज भैया भी मेरे साथ नहीं हैं। और एक गजब की बात, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। अब मुझे लगता है शेषनाग तक मुझे अकेले ही जाना होगा। अगर आप यहाँ आए तो आप ये गलती मत करिएगा कि अपने ग्रुप से बिछड़ जाएं, क्योंकि शेषनाग तक नेटवर्क की कवरेज बहुत कम है। बम बम भोले, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। हम अब शेषनाग बेस कैंप की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर चढ़ाई उतनी ज्यादा नहीं है जितनी पिस्सू टॉप पर हमें मिली थी, परंतु फिर भी कहीं थोड़ी भी चढ़ाई आती है तो हमारा सांस फूलने लगता है। दरअसल ऐसा हाई एल्टीट्यूड की वजह से हो रहा है। चलने में चाहे कितनी भी थकान हो रही हो, लेकिन यहाँ के नज़ारे आपकी सारी थकान मिटा देते हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि एक बर्फ की गुफा बनी हुई है जिसमें से पानी निकल के आ रहा है। एक सच बात बताऊं, कैमरे से जो नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, असलियत में उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है ये। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में।
कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, दशो दिशाओं में। महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। रास्तों का आनंद लेते हुए अब हम शेषनाग लेक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं शेषनाग लेक कितनी सुंदर है और लेक के पीछे जो पहाड़ हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं। आप एल्टीट्यूड का अंदाजा लगा सकते हैं कि जुलाई के मौसम में भी यहाँ पे इतनी बर्फ है। वैसे यात्रा के दौरान शेषनाग लेक की ओर जाने की अनुमति नहीं है, तो अब हमें पहले अपने बेस कैंप की ओर जाना होगा। अब हम इस रास्ते से नीचे की ओर उतरेंगे और पुल पार करके बेस कैंप पहुंच जाएंगे। यहाँ कैंप में रुकने के लिए आपको 500 रुपए प्रति व्यक्ति देना होगा और 500 रुपए की पर्ची कटवाने के बाद आप किसी भी तंबू में जाके सो सकते हैं। आज रात हम यहाँ लंगर में खाना खाएंगे और आराम करेंगे और कल सुबह होते ही हम पंचतरणी की ओर निकल चलेंगे। दोस्तों, आज यात्रा का दूसरा दिन है। सुबह हो चुकी है और हम पंचतरणी की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जाने से पहले देख लेते हैं लंगर में खाने के लिए क्या मिल रहा है। मैंने तो नाश्ते में पराठा खाना ज्यादा बेहतर समझा और वाकई में पराठा बहुत ही स्वादिष्ट है। आप देख सकते हैं कि हम फिर से यात्रा की लाइन में लगे हैं। यहाँ से भी आपके RFID कार्ड्स को चेक किया जाता है और तभी आगे भेजा जाता है। यहाँ लोग बता रहे हैं कि रात भर बारिश होने के कारण आगे रास्ते में काफी कीचड़ मिलने वाला है। हमारा अगला पड़ाव गणेश टॉप है और वहाँ की चढ़ाई पिस्सू टॉप की चढ़ाई से भी ज्यादा खतरनाक है। ना चाहते हुए भी हमने फैसला किया है कि हम अब घोड़े से जाएंगे। कीचड़ होने के कारण पैदल यात्रा करने में ज्यादा समय लगेगा। अब हम अपने घोड़े पे सवार होके गणेश टॉप की ओर निकल चले हैं। आप मेरी घड़ी में यहाँ का एल्टीट्यूड देख सकते हैं। हमें अब एहसास हो रहा है कि हमने घोड़ा करके ठीक किया, क्योंकि यहाँ तो चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर गणेश टॉप होते हुए हम 2 बजे से पहले पंचतरणी पहुँच जाते हैं तो वहाँ से 6 किलोमीटर आगे गुफा तक हमें जाने दिया जाएगा। अगर हम 2 बजे के बाद पंचतरणी पहुँचेंगे तो एंट्री बंद हो जाएगी और हमें पंचतरणी बेस कैंप में एक रात और गुजारनी होगी। चलिए देखते हैं आज हम समय से पंचतरणी पहुँच पाते हैं या नहीं। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग है। प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनने के कारण इसे भू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में बाबा बर्फानी के दर्शन करने लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा के अंदर कई जगह पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, लेकिन पवित्र गुफा में एक स्थान ऐसा है जहाँ पानी की बूंद टपकने से 10 फुट ऊंचा शिवलिंग बन जाता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ बर्फ के शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक यह धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात तो यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कुछ फीट दूर गणेश, पार्वती और भैरव के वैसे ही हिमखंड हैं। पवित्र गुफा में बाबा अमरनाथ के अद्भुत स्वरूप के अलावा गुफा में रहने वाला सफेद कबूतरों का जोड़ा यात्रियों का ध्यान आकर्षित करता है। चलिए मैं आपको इस पवित्र गुफा का और इन कबूतरों का क्या रहस्य है ये बताता हूँ। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव ने देवी पार्वती को इसी पवित्र गुफा के अंदर अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी और जिसे हम अमरत्व कहते हैं। कथाओं के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती पहलगांव के रास्ते ही पवित्र गुफा तक गए थे। भगवान शिव यह अमर कथा केवल देवी पार्वती को ही सुनाना चाहते थे, क्योंकि अगर यह कथा कोई भी सुन लेता तो वह अमर हो जाता। इस कारण भगवान शिव ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव में ही छोड़ दिया। इसके बाद जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया।
पिस्सू घाटी में पिस्सू नाम के कीड़े को भगवान शिव ने त्यागा था और इस जगह का नाम पिस्सू टॉप पड़ा। घंटाभूषण नाग को शेषनाग में छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस पड़ाव पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। आखिर में गंगा जी को भी पंचतरणी में त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को अपने से अलग कर दिया। माँ पार्वती के साथ भगवान शिव ने पवित्र गुफा में प्रवेश किया और उन्हें अमर कथा सुनाना शुरू किया। परंतु कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह निद्रा में चली गईं, जिसका शिव जी को बिल्कुल भी पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफेद कबूतर भगवान शिव से अमर कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज भी निकाल रहे थे। शिव जी को लगा देवी पार्वती कहानी सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा खत्म होने के बाद भगवान शिव का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि उन 2 कबूतरों पर पड़ी तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। क्रोधित महादेव उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। अगर आप हमें मार देंगे तो ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः ये कबूतरों का जोड़ा अजर अमर हो गया। इस तरह से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इस गुफा का नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अचंभे की बात ये है कि जहाँ ऑक्सीजन नाम मात्र के बराबर है और दूर दूर तक खाने का कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। इन कबूतरों के अलावा यहाँ और कोई पक्षी या जानवर दिखाई नहीं देता है। अमरनाथ में रहने वाले ये 2 कबूतर अजर अमर हैं और अमरनाथ के दर्शन करने आने वाले भक्तों को इन दोनों कबूतरों के दर्शन भी होते हैं। शंकर कथा सुनाने अमरनाथ का राज बताने चले तो शंकर कथा सुनाने अमरनाथ का राज बताने। पंचरत्न को त्याग के अपने पंचरत्न को त्याग के अपने पार्वती को भेद बताने। कथा को सुनकर अमर हो गया एक जोड़ा कबूतर का। आज भी उड़ते अमरनाथ में रूप है गौरी शंकर का। नमो नमो जय नमो शिवाय, नमो 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 नमो। आप रास्ता देख सकते हैं कि यहाँ कितना ज्यादा कीचड़ है। यहाँ इतनी बर्फ और कीचड़ है कि घोड़े का चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कई जगह तो इतनी खड़ी चढ़ाई है कि ऐसा लगता है हम घोड़े से गिर ही जाएंगे। यहाँ इतनी चढ़ाई है कि यहाँ 10 मीटर में भी लोगों की सांस फूलने लगती है। गणेश टॉप पहुँचने से पहले यहाँ एक लंगर मिला है, जहाँ आपके बिना मांगे आपको गर्म पीने का पानी दिया जा रहा है। यहाँ के लंगरों में जो लोग सेवा करते हैं वो इस भाव से करते हैं जैसे आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। यहाँ आपको खाने के पैसे तो देने नहीं होते, तो कभी कभी ऐसा संकोच होने लगता है कि हम ये लें या ना लें, परंतु ये लोग ऐसा बोलते हैं, ये लो बोले, ये खाओ बोले, ये पियो बोले, ऐसा बोल के आपके हाथ में ही चीज दे देते हैं। यहाँ के लंगरों में जो सेवा भाव होता है वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यात्रा का आनंद लेते हुए देखिए हम गणेश टॉप तक भी पहुंच चुके हैं। एल्टीट्यूड के मामले में यात्रा का ये सबसे ऊंचा पॉइंट है। जुलाई के मौसम में बस बर्फ देखते ही हमसे रहा नहीं गया और हमने बर्फ में मस्ती करना शुरू कर दिया है। नमो नमो जय नमो शिवाय। ठंडा ठंडा कितने भोले मेरे शिव है, कितने भोले मेरे शिव है, करते हैं कमाल शंकर। नमो नमो जय नमो शिवाय, नमो 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 शिवाय शिवाय।
बेटी चलो चलो बोलो शंकर भगवान की। अमरनाथ का राज बताने चले तो शंकर कथा सुनाने, अमरनाथ का राज बताने, पंचरत्न को त्याग के अपने। तो अभी हम अपने घोड़ा स्टैंड से घोड़े पे बैठ के चल चुके हैं फाइनली। अब हम आगे जा रहे हैं गणेश स्टॉप से नीचे की तरफ। चाचू हम आपके पीछे आपकी वीडियो बना रहे हैं। शंकर भगवान की जय। जोर से बोलो, जोश नहीं है। बम बम बोले 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 बम बम बोले। बोलो शंकर भगवान की जय। ये अपनी मर्जी से चल रहा है। ये है गणेश टॉप की बर्फ, चारों तरफ बर्फ बर्फ बर्फ, बहुत ही मजेदार जगह है ये। यहाँ आर्मी के लोग स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। यहाँ ग्लेशियर्स को काट के रास्ते बनाए गए हैं। रास्ता बहुत कीचड़ भरा और पथरीला है। यहाँ रास्ते में एक दिल्ली का बहुत बड़ा लंगर मिला है। देखिए यहाँ खाने में क्या क्या मिल रहा है। जो चीजें मॉल में मिलती है ना, वो यहाँ इस दुर्गम स्थान पे लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। डोनट्स, मशरूम टिक्का, ग्रिल सैंडविच, पनीर रोल, पनीर रैप, पैटीज, मतलब क्या नहीं है यहाँ पे। अब हम पंचतरणी की ओर निकल चले हैं। घोड़े पे बैठे बैठे ऐसा महसूस होने लगता है बस कैसे भी करके इसे उतार दो भैया। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कैसे भी करके पंचतरणी पहुँच जाएं और इस घोड़े से उतरें। अगर मौसम खराब ना होता तो मैं घोड़े से कभी नहीं आता। हमें पूरे रास्ते हल्की हल्की बारिश मिल रही है। मुझे लग रहा है अगर मौसम खराब होता है तो यात्रा रोक दी जाएगी। हे भोले बाबा, बस मौसम खराब मत करना, कैसे भी करके दर्शन दे दो भोले बाबा। बेहद खूबसूरत रास्तों से होते हुए अब हम पंचतरणी पहुंच चुके हैं। ये पंचतरणी बेस कैंप है। चाहे हेलीकॉप्टर बालटाल से आए या पहलगांव से, आएगा पंचतरणी ही। यहाँ से गुफा 6 किलोमीटर दूर है और चढ़ाई भी बहुत ज्यादा है। आगे की यात्रा या तो आपको पैदल करनी होगी या फिर घोड़े या पालकी में। हम 2 बजे से पहले पंचतरणी पहुंच चुके हैं। अब हम अपने घोड़े से गुफा की ओर जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के रास्ते कैसे हैं। पंचतरणी एक समतल जगह है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत नदी बहती है जो सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है। वहाँ से फिर से चढ़ाई शुरू होने वाली है। आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे। आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे। आओ चले अमरनाथ सारे। अगर आज हम घोड़े से नहीं आते तो हमें पंचतरणी में ही रुकना होता। घोड़े से आने की वजह से हमारा एक दिन बच गया है। पिछले रास्तों की तरह इस रास्ते पर भी बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। हम घोड़ों पर होने के बाद भी बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं। शायद ऐसा एल्टीट्यूड की वजह से है। 4 किलोमीटर दूर आने के बाद जैसा ट्रैफिक जाम दिल्ली या बैंगलोर में लगता है, वैसे ही यहाँ घोड़ा और पालकी का लग चुका है। हमसे तो अब घोड़ों पर नहीं बैठा जा रहा था। हमने तो अपनी 11 नंबर की गाड़ी पकड़ी और पैदल ही यात्रा पर निकल चले हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे पर पैदल चलने में ज्यादा मजा आ रहा है। और पता नहीं कैसे
पर जैसे जैसे हम गुफा की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारी थकान भी खत्म होती जा रही है। बर्फ के बीच से गुजरते हुए रास्तों से जैसे ही आपको गुफा के दर्शन होते हैं, आपकी सारी थकान मिटने लगती है। यहाँ का ऑरा ही अलग महसूस होने लगा है। मुझे एक अलग ही एनर्जी का एहसास हो रहा है। ना मुझे प्यास लग रही है, ना मुझे भूख लग रही है। वहाँ नीचे देखिए कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक प्रबंध बहुत ही ज्यादा उत्तम हैं। लगभग 36 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा करके आखिरकार हम बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक पहुंच गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि बाबा बर्फानी के दर्शन नीचे से ही हो जाएं, परंतु नीचे से कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब तक आप आखिरी पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। इस साल यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पिछले साल यहाँ एक बादल फटा और अचानक से जल आपदा आ गई। बहुत सारे लोग यहाँ मारे गए थे। यहाँ अचानक से मौसम बदल जाता है। हमें कैसे भी करके आज दर्शन करने के बाद यहाँ से बालटाल के लिए निकलना होगा। 4-5 घंटे लाइन में लगने के बाद आखिरकार हमें बाबा बर्फानी के दर्शन हो ही गए। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है, उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने। कैसा लग रहा भैया रात में ट्रैकिंग करके? रात के 2 या 2:30 बज रहे हैं आई थिंक। रात के 2:30 बज रहे हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं। हम 5 घंटे जी 44 मिनट से हम चलते हुए आ रहे हैं और 11.5 किलोमीटर पार कर चुके हैं। रात के 2 बजे ट्रैकिंग करने का मजा क्या ही होगा, है ना? बिल्कुल। बालटाल जा रहे हैं हमारे साथ मामा जी चले हैं। बर्फ ही बर्फ है। ये सामने पूरी बर्फ है और ये पूरा गुफा बनी हुई है। चंद्रमा ललाट पे